आई फील कि आप इन कॉन्सेप्ट से आपका इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू हैव नॉट थॉट अबाउट दीज थिंग्स दिस वे। आप मुझे ये बताइए कि आर यू फेमिलियर विद एनी एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल फाइनेंस? क्योंकि कल्चर का हिस्सा है और फाइनेंस को कल्चर से अलग नहीं कर सकते, तो डिपार्टमेंट ने जो आपके टॉपिक सजेस्ट किए थे उसमें एक डिजिटल फाइनेंस का टॉपिक है। तो आप आर यू फेमिलियर विद एनी फॉर्म ऑफ डिजिटल फाइनेंस? हैव यू यूज्ड इट योरसेल्फ? आपने किसी भी तरीके से फोन को इस्तेमाल करके पैसे इधर उधर भेजे या किसी को इस्तेमाल करते देखा? डू यू नो एनीथिंग लाइक दैट? Ma'am, Western Union, is that what you mean? राइट, ओके, वेस्टर्न यूनियन इज वन ऑप्शन। यस, आप वेस्टर्न यूनियन अगर यूज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली डिजिटल फाइनेंस के अंदर आ सकती है। एनी अदर एग्जांपल? वेस्टर्न यूनियन को आप कहाँ के लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर ट्रांजैक्शंस? From one country to another country? ओके, व्हाट अबाउट ट्रांजैक्शंस विद इन अ कंट्री? Your debit Uh, cards. Online banking. ऑल राइट, ऑनलाइन, ऑनलाइन, दोबारा बोलें। Online banking, ma'am. आपके आपके कनेक्शन में साथ साथ कोई टोन आ रही है बहुत ज्यादा, फहद। अ, जी, मैम आप सही ऑनलाइन कह। बैंकिंग एंड ई बैंकिंग, जी, जी, ई ऑनलाइन कॉमर्स, ई बैंकिंग। पैसाज। जी, ई पैसा से आपने क्या कहा? इजी पैसा? यस मैम, इजी पैसा हो गया, जैस कैश हो गया, ई कनेक्ट हो गया, यू पैसा हो गया, ये सारी आजकल डिजिटल फाइनेंसिंग की एग्जांपल्स के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। राइट, ओके। तो आपको याद है कि हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था शुरू में, फिएट करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करेंसी की कुछ ऑप्शंस डिस्कस की थी पहले भी। और तो किसी के जहन में है व्हाट वाज फिएट करेंसी? और ये जो डिजिटल फाइनेंस की आपने एग्जांपल की है, इसमें रियल मनी इन्वॉल्व होती है कि नहीं इन्वॉल्व होती? ये जितनी भी आपने एग्जांपल्स दी हैं, इसमें रियल yes, मनी ma'am. इन्वॉल्व होती है? किस शक्ल में इन्वॉल्व होती है रियल मनी? Ma'am, I guess through banks. कि बैंक्स के अंदर आपके पास जितना भी पैसा है आपके बैंक से लिंक होते हैं, फिर आप उनके आईपी आईपी आई गेस आईपी एड्रेस डालते हैं और समथिंग लाइक दैट, तो उधर से ओके, ट्रांसफर्स होते हैं मनी। अच्छा। चलिए मुझे ये बताइए कि जब आपने अभी बात की इजी पैसा की फॉर इंस्टेंस, तो वो पैसे आप बैंक के थ्रू ट्रांसफर करते हैं? नो मैम, हम लोग उसको लाइक ऑन द फोन, जैसे आप कार्ड लेते हैं उससे, या तो उनके पास जाके आप पैसे जमा करवा सकते हैं अपने फोन के, देन थ्रू दैट यू कैन पे द बिल्स एंड एवरीथिंग। All right. So basically, what you have just said means कि डिजिटल फाइनेंस इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग जिसमें आप बैंक के समेत या बैंक के बगैर जो है वो पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसका मतलब है कि बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है, ऐसे ही है ना? यस मैम। राइट। सो बेसिकली डिजिटल फाइनेंस जो है वो उसका कॉन्सेप्ट यही है, मतलब बैंकिंग इज वन। आपने जो आप लोगों ने जो जितनी एग्जांपल्स अभी दी हैं उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें बैंक नेचुरली इज पार्ट ऑफ, राइट? जैसे अगर आपने कहा कि जी एटीएम कार्ड इस्तेमाल किए, डेबिट कार्ड इस्तेमाल किए, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए, तो वो प्लास्टिक मनी का एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपने शायद सुना होगा, प्लास्टिक कार्ड्स की वजह से प्लास्टिक मनी। तो जब आप क्रेडिट कार्ड्स की बात कर रहे होते हैं तो क्रेडिट कार्ड के केसेस में अक्सर कोई ना कोई बैंक वारंटी दे रहा होता है ना, कि इस क्रेडिट कार्ड को अगर आपने इस्तेमाल करना है
तो मेरे पास आपको पता है कि इफ आई एम होल्डिंग अ क्रेडिट कार्ड, आप में से किस किस के पास क्रेडिट कार्ड है या एटीएम कार्ड है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव इट? इज देयर एनीवन जिसके पास बैंक का कार्ड नहीं है? अहमद बट हैज अ कार्ड। जी अहमद बट, कौन सा कार्ड है आपका? डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड है, राइट। सो बेसिकली डेबिट कार्ड आपके किसी अकाउंट के अगेंस्ट इशू हुआ होगा ना? तो इसका मतलब ये है कि डेबिट कार्ड की बैक पे आपका एक बैंक अकाउंट मौजूद है, राइट? डू यू थिंक जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके क्रेडिट कार्ड्स के पीछे भी बैंक अकाउंट्स हमेशा होते हैं? एनी आइडिया कि आपके फैमिली में अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है तो जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसका उस बैंक में अकाउंट भी है? नो आइडिया? मैम आई थिंक अकाउंट्स होंगे बैंक में तभी तो उनको कार्ड्स मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है रुमेसा। फॉर इंस्टेंस मेरे पास जो है वो अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड है तो मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अकाउंट नहीं है, राइट? लेकिन आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, तो जिसका मतलब विच इम्प्लाइज कि मैं उस क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि बैंक ने जो प्लास्टिक कार्ड मुझे दे दिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मुझे उस पे फॉर इंस्टेंस अगर 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन अलाउ कर दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्लास्टिक कार्ड है बैंक इस बात की वारंटी दे रहा है कि वो 5 लाख तक मैं उस पे जो भी स्पेंड करूंगी बैंक जो है वो मर्चेंट को पे कर देगा, राइट? लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसकी सपोर्ट में मेरा पर्सनल अकाउंट मौजूद नहीं है जिसमें 5 लाख रुपए मौजूद हों, और अगर मैंने उसको खर्च कर दिया हो तो मेरे अकाउंट से बैंक उन पैसों को एडजस्ट कर लेगा। तो डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है? बैंक फिर मुझे क्यों दे रहा है एक क्रेडिट कार्ड जिस पे मैं 5 लाख रुपए खर्च कर सकती हूँ, while I do not have that kind of money in my account? Why do you think the bank is doing it? बैंक को कुछ ना कुछ तो सेटिस्फेक्शन चाहिए होगी ना। बैंक्स जो हैं वो असल में वैल्यू असेसमेंट करते हैं। फॉर इंस्टेंस बैंक जो है वो एक कस्टमर को फोन करेगा और उससे पूछेगा कि जी आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, और उसके बाद वो कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेगा, फॉर इंस्टेंस कि जी आपकी सैलरी कितनी है, आपसे पिछले 3 4 5 महीने की सैलरी स्लिप्स मांग लेगा ताकि उसको पता हो कि आपकी इनकम कितनी है। उसके बाद बैंक इटसेल्फ डिसाइड करता है कि वो आपको कितनी क्रेडिट लिमिट दे सकता है, राइट? सो बेसिकली आपकी सैलरी को ध्यान रखते हुए तो ओवरऑल इसका नतीजा ये निकला कि बैंक्स आर गिविंग मनी टू पीपल विदाउट देम हैविंग एनी अकाउंट विद द बैंक, राइट? तो जितना भी आपको क्रेडिट कार्ड का सिस्टम नजर आ रहा है इसके पीछे कोई सपोर्टिंग बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है, राइट? तो फॉर मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड लिया है तो इसके पीछे स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मेरा अकाउंट मौजूद नहीं है, जिस अकाउंट की वजह से मेरी सैलरी अकाउंट को एज प्रूफ देखते हुए अगर उन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड इशू किया तो वो तो असली बैंक का अकाउंट था जिसमें बीएनयू से मेरी सैलरी जाती है, राइट? सो बेसिकली डिजिटल फाइनेंस में अक्सर ऐसी सिचुएशंस मौजूद है जहां पे आपको पीछे बैंक अकाउंट या तो नजर आ रहा होता है या फिर बैंक अकाउंट सिरे से मौजूद ही नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले इसने मेरा ख्याल है 1 2 और आपके क्लास फेलोज ने ये बात कही थी कि इजी पैसा में भी जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो हमें उसके लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती। किस चीज की जरूरत होती है? अगर बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती, कोई एक चीज होती है जिसके थ्रू जी बिल्कुल आपका सीएनआईसी इस्तेमाल हो रहा होता है, और सीएनआईसी के अलावा क्या चीज इस्तेमाल हो रही होती है? आप पैसे किस चीज पे भेजते हैं? जिस बंदे को पैसे
हाँ, फोन नंबर। तो फोन नंबर का मतलब क्या है? डिजिटल डिवाइस, ठीक है। तो फोन नंबर जो है वो सिर्फ अकेला नंबर तो काफी नहीं है ना, वो नंबर किसी ना किसी जगह पे चल रहा होगा। सो इट मीन्स के नंबर शुड बी फंक्शनल। ऐसे ही है ना कि फोन नंबर जो है वो फंक्शनल होगा और उसके साथ कोई ना कोई सेट यानी डिवाइस कनेक्टेड होगा। मुझे ये बताइए कि जिन डिवाइसेस पर पैसे हम भेज रहे होते हैं वो क्या बेस्ट ऑफ द डिवाइसेस होते हैं? मतलब 2G, 3G, 4G, 5G, कुछ आइडिया है कि उस डिवाइस की क्वालिटी क्या होनी चाहिए जिस पे पैसे या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं? एनी आइडिया कि आपके पास आईफोन होगा तो पैसे ट्रांसफर होंगे वरना पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे इजी पैसा के थ्रू? आपने सेल फोन पे अगर पैसे भेजे हैं और आपने कहा कि CNIC नंबर होना चाहिए, मतलब आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होना चाहिए, तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि डिजिटल फाइनेंसिंग के अंदर आइडेंटिफिकेशन इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक अकाउंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन दो चीजों से हो रही है, एक आपके CNIC से और दूसरे आपके सेल फोन से। ऐसा ही है ना? यस, नो? Yes, miss. ओके। तो अगर डिजिटल फाइनेंसिंग हो रही है और आपने कहा कि वो सेल फोन के थ्रू हो रही है, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि उस सेल फोन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मतलब वो 4G होना चाहिए तभी इजी पैसे से पैसे इधर से उधर जाएंगे, या कोई छोटा मोटा फोन, एनी टाइप ऑफ फोन विल No, वर्क? any kind of. ऑल राइट। सो बेसिकली इट इम्प्लाइज कि डिजिटल फाइनेंसिंग जो है उसके लिए फिर बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है, राइट? बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है, सिर्फ डिजिटल फाइनेंसिंग के लिए आपके पास एक मेथड ऑफ डिजिटल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जिसको आपने कहा कि CNIC कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आपके पास एक डिजिटल डिवाइस होना चाहिए और वो किसी भी किस्म का सेल फोन हो सकता है, चाहे वो 2G है, 3G है, 4G है, इट डजेंट मैटर। तो उन्होंने डिजिटल फाइनेंसिंग को आसान रखने के लिए ये रखा हुआ है कि इट कैन बी एनी टाइप ऑफ फोन, 2G, 3G। तो कोई भी शख्स है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, चाहे उसका बैंक अकाउंट है या नहीं है, या वो उसके पास हाई क्वालिटी सेल फोन है या नहीं है, ये चीजें मैटर नहीं करती। बल्कि डिजिटल फाइनेंस में सिंपली विद और विदाउट बैंक अकाउंट मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बस आपको जो है रिसीवर की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और आइडेंटिटी के लिए एक उसके हाथ में एक डिवाइस होना चाहिए जिसके थ्रू पैसे जो हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। एनी अदर एग्जाम्पल? जब आपने अगर कभी इजी पैसा या किसी और तरीके से पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो आपके ख्याल में इस किस्म की ये जो डिजिटली पैसे इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे होते हैं उसके पीछे कौन सी करेंसी हो सकती है? Ma'am, can you repeat your question? मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, अगर डू यू रिमेम्बर कि फिएट करेंसी क्या चीज है? डज एनीवन रिमेम्बर व्हाट इज फिएट करेंसी? किसी को नहीं याद? क्रिप्टो करेंसी याद है किसी को? जैन जुहेर? Cryptocurrency was the bitcoins and all that, right? हाँ, बिटकॉइंस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो फिएट करेंसी आपके जहन में है कि क्या था? Something similar to that, probably. I don't remember. नहीं, फिएट करेंसी असल में जैसे हमारे यहाँ जो भी मनी की वैल्यू होती है उसके पीछे बाज़ औक़ात गोल्ड या किसी और चीज़ के अगेंस्ट असेसमेंट हो रही होती है। तो फिएट करेंसी एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट था
कि आप जो है कि उस जिस चीज को जो भी वैल्यू असाइन की गई है वो वैल्यू जो है वो किस चीज के अगेंस्ट असाइन की गई है। फॉर इंस्टेंस ये आपके सामने लिखा गया कि fiat money is a government issued currency that is backed by a commodity such as gold, राइट। तो गवर्नमेंट ने जो भी पैसों की वैल्यू असेस की हुई है, ठीक है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं गोल्ड की वैल्यू के साथ उसका लिंक होगा, राइट। तो आप ये फॉर इंस्टेंस मतलब गवर्नमेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट करेंसी। अगर पाकिस्तानी रुपये की कोई वैल्यू है और उस वैल्यू की गोल्ड के अगेंस्ट कोई असेसमेंट है, तो आप गवर्नमेंट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दैट काइंड ऑफ। और बिटकॉइंस जो थे वो आपको हम वो तो आपके क्रिप्टो करेंसी के अंडर उसमें चले जाते हैं। सो बेसिकली ये जो बात पूछी थी, इसका मेन पर्पस जो था वो सिर्फ ये था कि यू शुड रियलाइज कि डिजिटल फाइनेंस जो है बज़ाहिर ये प्लास्टिक मनी या सारी चीजें सब कुछ जो है वो डिजिटल कैश चल रहा होता है जो किसी के भी फोन पे रिसीव हो जाता है, लेकिन इसके पीछे जो वैल्यू असेसमेंट होती है वो अगेंस्ट सम सॉर्ट ऑफ फिएट करेंसी ही है। यानी कि आपने जो अगर इजी पैसा या ट्रांसफर के लिए पैसे किसी को दिए या किसी को फोन पे पैसे रिसीव हुए या मैसेज रिसीव हुआ कि जी आपको 5000 रुपीज ट्रांसफर हुए हैं, तो वो आदमी जो है वो उस 5000 को रिडीम कर सके ऑन डिमांड, राइट। तो बेसिकली वो जो डिजिटल कैश ट्रांसफर हुआ है वो रिडीमेबल होना चाहिए। तो रिडीमेबल उसी वक्त होगा जब उसके पीछे कोई फिएट करेंसी की शक्ल में कोई ना कोई करेंसी उसको सपोर्ट कर रही होगी। तो वो फिलहाल आपको सिर्फ यही कह रहा है कि डिजिटल फाइनेंस जो आपको अक्सर नजर आ रहा होता है, इसके पीछे कोई ना कोई फिएट करेंसी मौजूद है। क्योंकि फिएट करेंसी अगर पाकिस्तान में आप इजी पैसा लाहौर से कराची या कराची से इस्लामाबाद भेज रहे हैं, तो उसके पीछे वारंटी तो फिर उसकी ही होगी ना, फिएट मनी की, कि आपने इजी पैसा भेजा, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट इशूड करेंसी जो है वो एक प्रॉमिस के तौर पे मौजूद है कि द पर्सन विल बी डिलीवर्ड दिस काइंड ऑफ अमाउंट और उसकी ये वैल्यू होगी, तो वो ऑन डिमांड उसको किसी भी वक्त जो है रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो वो डिजिटल फाइनेंस जो है वो एक्चुअली इन्हीं तमाम सर्विसेज के अगेंस्ट वो किया जाता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज बाय एनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो जिसको वो ये कह रहे हैं कि विद और विदाउट बैंक अकाउंट, जो कि मैं आपसे अभी ये जो खासतौर पे इजी पैसा और मुख्तलिफ कैश की जो बात कर रहे थे वो सिंपली इतना था कि आपने सर्टन आइडेंटिटी के अगेंस्ट या सर्टन सेल फोन के अगेंस्ट पैसे भेज दिए और वो पैसे जो हैं वो दूसरे एंड पे रिसीव हो गए। तो जो डिजिटल फाइनेंस है अपार्ट फ्रॉम इट के वो जो आप अभी बात करी थी कि आपके एटीएम कार्ड्स या आपके क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो सारे जो हैं वो सारे भी इसी के अंदर आ जाते हैं, डिजिटल फाइनेंसिंग के अंदर, राइट। एंड एज आई मेंशन कि उसके पीछे एक सपोर्टिंग बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी नहीं होता। सिंपलेस्ट एग्जांपल ये थी कि क्रेडिट कार्ड्स, जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं उसके पीछे उनका सपोर्टिंग बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है। हो सकता है अगर आप चाहें तो आप अपने बैंक से कह सकते हैं कि जी मेरा आपके पास अकाउंट भी है, तो आप मेरी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डायरेक्ट मेरे अकाउंट से डेबिट कर लें। लेकिन जिन लोगों के उन बैंक्स के साथ अकाउंट्स नहीं हैं, जिनके वो क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर एक वारंटी के तौर पे क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी जो है वो वारंटी दे देती है तमाम मर्चेंट्स को जहाँ जहाँ वो कार्ड शो होता है कि जी आप ये जो यूज़र है इसको इस मतलब ई मनी की वारंटी जो है वो क्रेडिट कार्ड कंपनी दे रही होती है कि इतनी वैल्यू जो है वो क्रेडिट कार्ड ये इस्तेमाल करेगा और वो ई मनी की शक्ल में प्रॉमिस हो रहा होता है कि वो रिडीमेबल होगी मनी, ठीक है। कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं जाती हूँ मेट्रो कैश एंड कैरी पे एंड आई डिसाइड कि मैंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक फॉर इंस्टेंस मुझे एक फ्रीजर खरीदना है वहां से, राइट।
या फ्रिज खरीदना है एंड द फ्रिज प्राइस इज, कहें कि आप 1,00,000-1.5 लाख रुपए का फ्रिज है, राइट? तो मैं उनको सिंपली अपना क्रेडिट कार्ड अगर शो कर रही हूँ और वो क्रेडिट कार्ड पे मुझे वो खरीदने दे रहे हैं, तो somebody is taking responsibility के क्रेडिट कार्ड के ऊपर जिसमें कोई कैश मौजूद नहीं था, क्रेडिट पे ही बात हो रही थी ना, तो वो मुझे मेट्रो कैश एंड कैरी जो है वो फ्रिज मुझे सेल कर देगा अगेंस्ट दैट ई मनी या डिजिटल फाइनेंसिंग जो कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर प्रॉमिस मौजूद होगा। तो मैं आपसे सिंपली यही कह रही थी कि ये एक डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी या डिजिटल फाइनेंस हो जाएगा थ्रू दैट प्लास्टिक कार्ड या थ्रू दैट ई ट्रांजैक्शन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर? आर यू क्लियर कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ कि कैश मौजूद नहीं था मेरे हाथ में और मैंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट कर दी तो दैट इज डिजिटल फाइनेंसिंग, राइट? और डिजिटल कमिटमेंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर के जिसने मुझे वो अगर फ्रीजर सेल किया उनको बैंक जो है या क्रेडिट कार्ड कंपनी वो पैसे मेरे बिहाफ पे कर देगी, ठीक है? Yes, ma'am. ऑल राइट। तो सिंपली वो आपको सिंपली यही कह रहा है कि डिजिटाइजेशन ऑफ बिजनेस और 2.5 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू फॉरेनर फाइनेंशियल सर्विसेज, वो आपको सिंपली ये बता रहा है। ये पाकिस्तान का तो नहीं बता रहा, आई थिंक वो जनरली ये कह रहा है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज 2.5 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जिसका मतलब ये है कि अगर 2.5 बिलियन पीपल जो हैं वो उनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं या सर्विसेज वगैरह नहीं है, तो इवन देन उनको अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ समबडीज सन इज वर्किंग इन दुबई और ओमान और सऊदिया, और वो आपने पिछले कुछ सालों में मुख्तलिफ बैंक एडवर्टीजमेंट्स भी सुने होंगे कि आप NBP के थ्रू भेज दें या आप इजी पैसा के थ्रू भेज दें, या अभी जैसे वेस्टर्न यूनियन की एग्जांपल दी थी किसी ने कि आप मुख्तलिफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो वो फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सर्विस का हिस्सा ना होने के बावजूद न्यू मेथड्स आ गए हैं फॉर रिसीविंग द मनी, राइट, एंड फॉर डिलीवरिंग द मनी। तो वो डिजिटाइजेशन ऑफ बिजनेस जो है वो सिर्फ ये कह रहा है कि बिजनेस इंडस्ट्रीज जो हैं वो बल्कि ये क्रेडिट कार्ड और मुख्तलिफ किस्म की जो सर्विसेज हैं वो न्यू बिजनेसेस की सूरत में इमर्ज हो गई हैं, एंड दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ डिजिटल कल्चर। ओके, तो आपको सिर्फ वो ये कह रहा है कि डिजिटल फाइनेंस गिव्स civilians and companies access to payments, savings and credit products without ever stepping into a bank branch। तो ये तो बड़ी सिंपल सी हो गई ना कि आपको बैंक में जाना भी नहीं पड़ा और आपको पैसे भी मिल गए, चाहे वो इजी पैसा के थ्रू थे या जिस तरीके से भी थे। तो जो रिसिपिएंट है या सिविलियन है उसको भी किसी कंपनी के ऑफिस में ऐसा नहीं जाना पड़ा या अकाउंट भी नहीं खोलना पड़ा, एंड ही कैन यूज द सर्विस। और सिंपली उसने ये कहा कि ये होता कैसे है कि योर स्मार्टफोन बिकम्स योर वॉलेट, ठीक है? आपको चेकबुक की भी जरूरत नहीं होती या किसी बैंक ब्रांच की जरूरत नहीं होती, या बैंक्स में जब आप जाते हैं सॉरी, तो आपको पता होगा कि बैंक्स जो हैं वो आपको एक मंथली स्टेटमेंट भेजते हैं जिसमें आपका डेबिट और क्रेडिट, मतलब मेरा अगर बैंक अकाउंट है तो मुझे हर महीने के स्टार्ट में बैंक एक लेजर भेज देता है, बैंक स्टेटमेंट ईमेल कर देता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के, जिसमें लिखा हुआ आ रहा होता है कि मेरे अकाउंट में कितने डेबिट हुए कितने क्रेडिट हुए और उसका एक बैलेंस नजर आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहा है
कि जब आप इजी क्रेडिट या मुख्तलिफ तरीकों से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो किसी को भी एक परमानेंट फाइनेंशियल लेजर की ज़रूरत ही नहीं होती जिसमें उसका मंथली डेबिट या क्रेडिट नज़र आ रहा हो। ना उसको बैंक की ना ब्रांच की ज़रूरत होती है, ना उसको चेकबुक की ज़रूरत होती है। सिर्फ उसका जो फ़ोन है वो एक वॉलेट का काम देता है और फ़ोन के ऊपर उसको मैसेज आता है कि जी यू रिसीव योर मनी, और फिर वो पैसे जो हैं इजी पैसा या कोई और तरीके से जो भी पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए हों तो वो पैसे जो हैं वो उसको रिसीव हो जाते हैं। तो वो सिंपली इसको ये कह रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से एक्सेलरेट हो गए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज के नए नए मेथड्स निकल आ गए हैं। तो वो इसको सिंपली ये कह रहा है कि दीज आर इनोवेशंस, राइट, और एक्सेलरेटेड सर्विसेज वगैरह हैं। डिजिटल फाइनेंस फॉर इंडिविजुअल्स, वो आपसे सिंपली ये कह रहा है कि जब आप इस तरीके के डिजिटल फाइनेंसिंग इस्तेमाल करते हैं तो कॉस्ट जो है फाइनेंशियल सर्विस की वो कम हो जाती है। एंड हाउ डज दैट वर्क? आपको क्यों लगता है कि अगर मैं बैंक में अकाउंट खोलूंगी तो फाइनेंशियल सर्विस की कॉस्ट जो बैंक प्रोवाइड करेगा वो ज़्यादा होगी, और अगर मैं बैंक अकाउंट नहीं खोलूंगी और इसी तरीके से चलूंगी कि एज एंड व्हेन इजी पैसा या कुछ और मेथड इस्तेमाल कर लिया फॉर पेमेंट, तो हाउ इज दिस चीपर? डू यू थिंक इट इज़ चीपर देन अ बैंक देन अ रेगुलर सर्विस? आपको लगता है कि डिजिटल फाइनेंस ज़्यादा सस्ता होगा as opposed to others? देखिए, अगर आपको बैंक में अगर आप एक अकाउंट मेंटेन करेंगे तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि बैंक में अकाउंट्स को रन करने के लिए बैंक को स्टाफ की ज़रूरत होती है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि स्टाफ होगा तो उनकी सैलरीज भी होंगी। इसका मतलब ये है कि एक बैंक के अंदर जितने ओवरऑल अकाउंट्स हैं और उसके अंदर जितना स्टाफ है तो जो कॉस्ट ऑफ दोज अकाउंट्स है वो तमाम स्टाफ की सैलरीज के ऊपर डिवाइड हो सकती है। एंड यू वुड नो के अगर बैंक के पास 100 अकाउंट्स हैं और 2 एम्प्लॉयज़ हैं तो और दोनों एम्प्लॉयज़ को अगर वो 100,000 पर मंथ सैलरी दे रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो 2 लाख रुपए जो पर मंथ कॉस्ट आ रही है वो उन 200 अकाउंट्स के अगेंस्ट आ रही है, राइट? तो आप इन अदर वर्ड्स यू वुड से कि 200 अकाउंट्स के अगेंस्ट अगर 2 लाख कॉस्ट आ रही है तो 1000 रुपीज परहैप्स पर अकाउंट कॉस्ट आ रही है बैंक को, राइट? जबकि ये जो आप इजी पैसा के थ्रू या मुख्तलिफ डिजिटल फाइनेंसिंग के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो वो शायद इतनी कॉस्ट नहीं आ रही होगी। तो वो आपको सिंपली ये कह रहा है कि डिजिटल फाइनेंस जो है वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ 90% चीपर। तो वो ये कह रहा है कि डिजिटल फाइनेंस या इजी पैसा या मुख्तलिफ तरीकों से जब पैसे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो वो तो वन टाइम ट्रांजैक्शन की कॉस्ट होती है जो कि कंज्यूमर जो है वो उसी जगह पे कर देता है। तो वो ये कह रहा है कि दिस कॉस्ट कैन बी एज लिटिल एज $10 पर कस्टमर, ठीक है, विच वुड बी मच चीपर देन बैंकिंग जो है वो उसके मुकाबले में ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शन है। और डिजिटल फाइनेंस जो है वो कोई भी स्मॉल या बिग बिजनेस जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकती है, राइट? Digital transaction platform enables customers to use a device to make or receive payment. तो बस आपको चेकबुक्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो आपका सेल फोन है दैट इज सफिशिएंट। आपको पता भी होगा कि बैंक जो हैं वो आपको अक्सर एप्स की ऑप्शन दे रहे होते हैं कि आप अपने सेल फोन के ऊपर ऐप के थ्रू ट्रांसफ़र कर दें पैसे। जैसे yesterday somebody called me and said कि जी मैं उनको मोबाइल ऐप के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर दूँ। तो खैर मैंने तो उनको ये कहा कि जी मैं मोबाइल ऐप नहीं यूज़ करती, हालांकि मेरा HBL अकाउंट है एंड दे वांटेड पेमेंट इन HBL अकाउंट एज वेल। तो अगर मैं ऐप यूज़ कर रही होती या मेरे HBL अकाउंट में अगर उस वक्त पैसे होते तो मैं घर बैठे आई कुड ट्रांसफ़र मनी।
तो आपको पता होगा कि हम अपने कंप्यूटर से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जिसका मतलब ये है कि वी सेव टाइम, बैंक में जाने का टाइम भी बच जाता है और बैंक में अगर हम जाके पैसे जमा कराएंगे तो हम लाइन में खड़े भी रहेंगे और टोकन लेके अपने टर्न का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद जब हम पेमेंट करेंगे तो जो विंडो पे बैंक ऑफिसर बैठा होगा, we are using his time, we are using our time. तो जिसका मतलब ये है कि cost is involved in every step that we are physically doing by visiting a bank. जबकि अगर मैं यही पैसे घर बैठे ट्रांसफ़र कर दूंगी तो वो काम जो किसी बैंक ऑफिसर ने करना होगा वो काम मैंने खुद कर लिया, राइट के ट्रांजैक्शन जो है मैंने अपने कंप्यूटर के थ्रू पेमेंट खुद कर दी, तो वो जो एक स्टाफ मेंबर ने जो खर्च ने जो काम करना था या उसका टाइम लगना था या उस टाइम की जो भी कॉस्ट थी वो कॉस्ट बीच में से माइनस हो गई, राइट। सो बेसिकली दैट इज वेयर इट सेज कि जो डिजिटल फाइनेंसिंग है या डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट्स वगैरह वो सस्ते हैं, आपके पैसे जो हैं वो बच जाते हैं, आपका टाइम बच जाता है। सो एंड टाइम इज ऑल्सो मनी, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो लो है व्हेन यू आर यूजिंग डिजिटल फाइनेंसिंग। फिर कह रहा है कि अ डिजिटल ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म enables customers to use a device to make or receive payment. They can also store electronic value with a bank or non-bank. तो डिजिटल जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू स्टोर करने की इजाज़त दे रहा है, राइट कि आपने डिजिटली वो पैसे जो हैं वो आपके जो ट्रांजैक्शन आपने की तो वो वैल्यू उसको असाइंड है। और जो कि इजी पैसा के लिए तो आपको पता है कि सिर्फ आपको एक रिटेल एजेंट की ज़रूरत होती है और दीज रिटेल एजेंट्स कैन बी सिटिंग एनीवेयर, तो आपकी सोसाइटी गली में महल्ले में किसी भी जगह एक एजेंट जो है वो उसको मुकर्रर कर देंगे फॉर ट्रांजैक्शन सच एज इजी पैसा ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा। तो आपको पता है कि वो रिटेल एजेंट जो है वो कोई इतना एक्सपेंसिव एम्प्लॉय नहीं होगा क्योंकि बैंक एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें तो ज़्यादा होती हैं, जबकि एक रिटेल एजेंट जो पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है या यू पैसा या कोई और पैसा, वो रिटेल एजेंट जो है वो बहुत एक नॉमिनल सी आपसे ले लेगा, शायद 100 रुपीज़ पे 1000 पे शायद 60 रुपीज़ ले लेगा, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या करेगा, राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कॉस्ट जो है वो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि डिजिटल डिवाइस ऑफ अ कस्टमर serves as a mean of transmitting data and information. तो डिजिटल फाइनेंसिंग में भी रिस्क्स होते हैं, राइट। तो और उन रिस्क्स को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर विद डिजिटल फाइनेंसिंग, तो उसके अंदर जो रिस्क हैं उसकी प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है, राइट। सो दैट्स वेयर यू से कि ये CNIC इस्तेमाल किया या सर्टन डिवाइस इस्तेमाल किया, तो और फिर नए नए प्रोवाइडर्स उसके अंदर एंटर हुए जा रहे हैं, बेशुमार नए लोग आ गए हैं एंड जिसकी वजह से जो डिजिटल डिलीवरी जो है उसमें भी आपको ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्शन की ज़रूरत उसी तरह होती है जैसे कि आपको बाकी चीज़ों में होती है। तो आपको असल में यू हैव टू अश्योर कि डिजिटल ट्रांजैक्शन इज एज सेफ एज इज एनी अदर, ठीक है। और एजेंट को वो ये कह रहा है कि प्राइमरी कनेक्शन बिटवीन फाइनेंशियल सर्विस एंड रिमोटली लोकेटेड पॉपुलेशन, रिमोटली लोकेटेड का तो यू नो कि आप इजी पैसा कहीं भी भेज सकते हैं, यहाँ लाहौर से आप पंजाब भेज सकते हैं, राइट। तो आपने जहाँ भी रिमोटली आप किसी को भेज रहे हो बस आपको दोनों एंड्स पे या तो कोई ना कोई एजेंट चाहिए होता है और प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी चाहिए होती है कि पैसे जो हैं वो बगैर किसी प्रॉब्लम के पहुंच गए हैं। और सिंपली आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन फाइनेंशियल सर्विसेज अ ग्रेट ट्रेंड विद दैट इंक्रीजेस कनेक्टिविटी। तो इसका सिंपली कनेक्टिविटी ही फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई ना,
कि अगर आप सेल फोन के थ्रू अगर पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और आपने कहा कि जी अभी भेजे और अभी रिसीव हो गए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी है, राइट? तो जिसको आप कह सकते हैं कि रियल टाइम मनी ट्रांसफर्स वगैरह हो जाते हैं। सो आपका जो था वो डेटा सिक्योरिटी जो है, आपको सिंपली ये अश्योर करना होता है कि आप जो भी एप्स वगैरह बना रहे हैं या उन एप्स के थ्रू या मेथड्स के थ्रू जो भी डिजिटल फाइनेंसिंग हो रही है, उसमें डेटा सिक्योरिटी बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट, हैकिंग से बचना बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि मेलावेयर के इश्यूज भी अपनी जगह पे रहते हैं, तो आपको स्मार्टफोन्स की वल्नरेबिलिटी टू चीप स्मार्टफोन्स और मेलावेयर जो है उससे भी बचने के मेथड्स जो हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं उनको देखना होता है, ठीक है? तो अनरिलायबल मोबाइल नेटवर्क्स पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, and digital transactional platforms can result in an inability to transact, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी ना। तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि आपको नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज और क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है, ये तमाम चीज़ें बिकम वेरी इम्पोर्टेंट। और फिर नेचुरली यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि फिर जब इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो मेथड्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली प्लान किए जाएंगे, ठीक है? तो वो सिंपली ये कह रहे हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज जो हैं उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कंटिन्यूज टू इम्पैक्ट द इंडस्ट्री। और ये इन्होंने आपको, आई थिंक दिस इज समथिंग एवरीवन इज फेमिलियर विद, कि हम एक एटीएम मशीन पे जाते हैं, वी सिंपली इंसर्ट आवर कार्ड, और या तो हम थंबप्रिंट से या पिन के थ्रू उसको यूज करके एंड वी कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। तो डिजिटल में आपकी ये मुख्तलिफ, उसने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है। ब्लॉकचेन हमने डिस्कस की थी पहले भी, कि अगर लोग बिटकॉइन के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बिटकॉइन के ऊपर जितने भी लोग उस वक्त साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि ब्लॉकचेन की लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर 100 लोग यूज कर रहे हैं तो एवरीबडी इज गेटिंग दैट ब्लॉकचेन, और अगर किसी को फुल लेंथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्लॉकचेन मिलेगी तो वो उसकी लेंथ के थ्रू असेस कर सकता है कि उसको प्रॉपर ब्लॉक मिला है या उसको फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी हुई है, ओके? So all these things become very important when you are transferring money online या digital transactions कर रहे हैं। आपको simply वो ये कह रहा है कि artificial intelligence and machine learning के AI जो है वो आप उसको digital finance का भी उसके लिए ज़रूरी है। तो banks and credit card companies are using artificial intelligence and machine learning to detect fraudulent activity। और हमने पहले भी बात की थी कि एल्गोरिदम्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, और इन तमाम चीज़ों का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मोबाइल बैंकिंग जो है या सेल फोन के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो हैं, बाज़ औक़ात लोग सेल फोन पे यूज़ कर रहे होते हैं। मुझे बैंक ने कहा कि आई शुड यूज़ ऐप अपने सेल फोन के ऊपर, बिकॉज उनका कहना था कि इट इज लिंक्ड विद माय थंबप्रिंट। तो उन्होंने कहा इट्स सेफ, क्योंकि जब तक आप अपना थंबप्रिंट यूज कर रही हैं तो मोबाइल से यू कैन सेफली ट्रांजैक्ट मनी। इवन स्टिल आई हैवंट यूज्ड इट, लेकिन आप ये देखें कि वो सिंपली आपको ये कह रहा है कि आप एप्लीकेशन को अगर सेल फोन के साथ भी यूज कर रहे हैं तो अपने थंबप्रिंट के साथ आप उसको लिंक करके यू कैन मेक अ ट्रांजैक्शन, ठीक है? तो सिंपली ऑल इट सेज के ऑटोमेशन और कॉग्निटिव इनोवेशन और आपका जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सारा इसी तरह चलते रहेंगे।
और बेसिकली ऑल इट इज सेइंग कि जी फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी होती जा रही है और डिजिटल फाइनेंस जो है इस वक्त क्योंकि डिजिटल फाइनेंस इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही है तो क्वालिटी इंसाइट एंड एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस जो है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाहिर है फिर सबसे ज़्यादा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे एंड मोर बैंक्स आर इमर्जिंग और एंड मोर फाइनेंशियल सर्विसेज आर इमर्जिंग। कोई कमेंट तो नहीं है अभी तक आपका ऑन व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार? सॉरी ये थोड़ा सा ड्राई था। मैंने आई डिडंट ट्राई फाइंडिंग अ वीडियो related to digital finance on YouTube, but we can try. Let me check if I can find a video related to digital financing. Let's try. अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो even then I think it's okay. आप लोगों ने कोई एप्स वगैरह बनाई हैं अभी किसी भी किस्म की? मैम फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने इंटरफेसेस बनाए थे। अच्छा, तो वो जो बनाए थे उससे क्या काम लिया था? ऐसा कोई काम नहीं था उन एप्लीकेशंस का, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ इंटरफेसेस बनाए थे ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन डिफरेंट वर्ल्डली प्रॉब्लम्स। ओके, आपने कौन सी पे बनाया था? हरासमेंट आप थी मेरी, दैट अच्छा, रिपोर्ट से नो। ओके, लेट्स सी कि What ये is क्या है। digital finance? Digital finance is using आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, What No, is ma'am, digital आवाज finance? नहीं है। Digital finance is using automation, machine learning, cloud computing, and visualization tools to change the way you do your accounting and finance tasks. Why should you learn it? If you are an employee, digital finance leads to accelerated career progression, which means increased compensation. If you are an employer, digital finance leads to engaged employees and better business insights. How can digital finance learning help? We are the premier provider of training on the different tools, showing you specifically how to apply these tools to accounting and finance. आपको खैर ये तो पता होगा ना What is digital finance? कि आजकल लोग YouTube या सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर जनरेटिंग वर्क फ्रॉम फॉर देमसेल्व्स। फाइवर है, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम और बेशुमार और ऑप्शंस हैं। सो बेसिकली डिजिटल फाइनेंसिंग एक्चुअली अलाउज पेमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यू नो कि यूट्यूब से तो आई डोंट नो कि हाउ मेनी पाकिस्तानीज आर मेकिंग मनी वाया यूट्यूब, बट यू शुड नो कि जब आप इस तरीके से काम कर रहे होंगे एंड समबडी इज अंडरटेकिंग टू मेक पेमेंट्स टू यू, तो वो कोई ना कोई डिजिटल फाइनेंशियल मेथड ही है फॉर मेकिंग पेमेंट्स। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे, एनी अदर थिंग जिसमें आपको लगता है कि लोगों को डिजिटली पेमेंट्स हो रही होंगी? नहीं? आप में से कोई इस्तेमाल करता है वर्क फ्रॉम होम? फॉर एग्जांपल आप किसी के लिए कोई ट्रांसलेशंस कर देते हो या किसी के लिए कोई राइटिंग की असाइनमेंट कर देते हो और कोई और चीज। आई थिंक इट्स वेरी स्प्रेडेड राइट नाउ कि पीपल गेट हाँ फ्रीलांसिंग और घर बैठे बेशुमार लोग काम कर रहे हैं और इवन यूट्यूब चैनल्स जिन लोगों ने बनाए हुए हैं एंड मैनी पीपल आर अर्निंग फ्रॉम ऑल चैनल्स एक्सेट्रा। तो वो सारी पेमेंट्स जो हैं वो डिजिटल ही हो रही है ना कि डिजिटल कैलकुलेशन है। और सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे अगर आपको पता है कि अगर आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ अगर किसी का एक सर्टेन नंबर ऑफ व्यूज हों और वो व्यूज जो हैं वो यूट्यूब चैनल जो फॉर इंस्टेंस हमने वो जो देखा था चंपा एंड चंबेली
जिसमें वो दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को कह रहे होते हैं, मुबारकबाद दे रहे होते हैं कि जी हमारा चैनल चल पड़ा, राइट? तो वो प्रूफ उनके पास क्या है? बिकॉज अगर उनका चैनल चल पड़ा है तो उनको फिर यूट्यूब ने कोई डिजिटली पेमेंट की होगी ना, कि अगर उनकी सर्टन नंबर ऑफ लाइक्स हैं या सर्टन नंबर्स ऑफ लाइक व्यूज हैं, तो बेसिकली पेमेंट्स जो हैं फिर वो डिजिटल फाइनेंस के थ्रू ही उनको की जाएंगी, राइट? तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि Digital transformation opens the door for many opportunities within finance. Today, finance is asked to essentially set the course for the years to come. Let's take a closer look at two possible scenarios for the future. We're in the year 2022. Finance as a division has significantly shrunk. In many areas, standardization and automation have taken place. Many processes have been automized efficiently through robotics. Finance consists of a small team of specialists for topics like IFRS, taxes, risk management, compliance, regulation, and financing mechanisms. Processing of financial statements is now fully automated. The operational responsibility for the closing process is now owned by IT. Business decisions are primarily taken based on information derived from operational functions. Marketing and sales, as well as technology, invested early in big data and analytics and are now jointly leading the Center for Analytics. Finance has lost its leading role and is no longer involved in important decision-making. Instead, it focuses on contributing special expertise where needed. The responsibility of planning and forecasting has shifted completely towards operations. Early on, they set up big data-based prediction models within their divisions. The role of finance is limited to planning of financial mechanisms, taxes, as well as currency and consolidation effects. Finance has become a mere center of excellence that is limited to providing highly specialized financial expertise upon request. 2017. Finance missed the opportunity to claim and shape new digital trends and actively build a future vision for themselves. Finance was overrun by digitalization and lost its role of being part of the strategic development of the entire organization. 2017. Finance decided to become a leading pioneer of digitalization. Finance analyzed digital trends for themselves and developed a target and vision for the future. The goal was to act, not react, and develop a common vision. Upon this foundation, new opportunities were identified, and as a result, a newly formed roadmap has been developed to define specific actions for the years to come. An interdisciplinary team coordinates analytical topics and combines deep business competence with technical know-how. Finance was the driver for building the Center for Analytics. Information from various sources are combined in real time. The planning and forecasting process has been automated to the highest degree possible, with modern statistical methods and big data. The forecast preparation is done by a push of a button, and finance is able to focus on the development of new insights. From day one, all finance executives have been involved in the development of the target vision. Finance now combines strategic competence with in-depth business know-how. New skills in the area of data modeling and analytics have been built up and used successfully. Finance focuses on cross-functional and interdisciplinary cooperation. 2022. Standard processes have been fully automated. Finance has gained time and capacity to consider and work with analytical-related questions. Finance is the co-pilot in the context of strategic development and appreciated as a business partner for operational functions. Now, it's time to define your future in the digital world. जी, कोई comments हैं? Any comment on the video? देखें, एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि वो बैंकिंग और नो बैंकिंग दोनों तरह तरीकों की बात कर रहा है, और जो उस वक्त उसने सिंपली आपको जो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीडियो के पोर्शन दिखाया, वो सिर्फ आप उसको सिंपलेस्ट एनफ ये होगा कि पहले देयर वर अ नंबर ऑफ पीपल जो कि डेबिट क्रेडिट सारा दिन
माइनस किया करते थे, अभी तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है, और ऑटोमेशन की वजह से सिस्टम्स जो हैं वो उसने कहा कि वेरियस पॉइंट्स जो हैं उनसे जो डेटा आ रहा होता है या बिग डेटा आ रहा होता है, मशीन उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर रही होती हैं, जबकि प्रीवियसली यही डेबिट क्रेडिट लेजर जो था वो मैनुअली करना पड़ता था, और बैंक में जो स्टाफ बैठा होता था उसको मैनुअली रजिस्टर्स के ऊपर नोट कर रहा होता था। तो यू कैन अंडरस्टैंड के पेपर पे काम करना और फिर उसको एनुअल रिपोर्ट में कंबाइन करना वाज फार कॉम्प्लिकेटेड। उसके मुकाबले में अभी चूंकि बैंकिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, और सिर्फ बैंकिंग की हमने बात नहीं की, डिजिटल फाइनेंस में हमने नो बैंकिंग बात भी की, जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो डिजिटल फाइनेंस के लिए इमर्ज हो गए, राइट। तो बैंक अकाउंट हो या ना हो, डिजिटल फाइनेंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, उसकी ट्रांजैक्शन पॉसिबल होती है, राइट। और सिर्फ ये कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पीछे उसने सिर्फ ये कहा है कि आपको एक फिएट की एक क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है कि somebody या गवर्नमेंट और someone is taking this वारंटी कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन होगी उसके अगेंस्ट किसी ने अगर कोई वैल्यू रिडीम अगर करनी हो तो वो वैल्यू रिडीम की जा सकती है बिकॉज ऑफ दैट कमिटमेंट अगेंस्ट दैट फिएट करेंसी, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो उसने कहा वो ये है कि डिजिटल एक्सेस डिवाइसेस जो हैं वो आपके मोबाइल फोन्स और डिजिटल वैल्यू ट्रांसफर चैनल्स आपको चाहिए होते हैं कि कौन से चैनल्स जो हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शन को अश्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने अब यहाँ पे उससे आपसे कहा कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज या डीएफएस, ठीक है। फिर बॉटम ऑफ द पिरामिड उसने ये आपसे कहा बीओपी इन डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें इसने आगे आपको फिलीपींस की भी एक एग्जांपल दी है कि फिलीपींस जो है वो बहुत, उसने जाहिर है रिच कंट्रीज में तो नहीं कहा, डेवलपिंग कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वहाँ पे डीएफएस सर्विस जो इंट्रोड्यूस की गई, एंड इट वाज स्पेशली यूजफुल फॉर पीपल जिनके बैंक अकाउंट्स थे ही नहीं, राइट। तो वो आपको 2012 और रीसेंट एग्जांपल्स आपको दे रहा है कि वहाँ पे कैसे ये डीएफएस या डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस क्रिएट की गई, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एंड द नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी, विच मीन्स कि अगर आप सेल फोन को यूज कर रहे हैं तो नेचुरली यू विल टॉक अबाउट टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, क्योंकि पहले बैंकिंग का पीटीए से कोई रिलेशनशिप नहीं था, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से। लेकिन जब से आपने डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए सेल फोन्स को यूज करना शुरू किया है, या इवन अगर इजी पैसा या ट्रांसफर के लिए सीएनआईसी नंबर अगर आप देते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पीटीए जो है दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। तो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का रोल उसमें इंक्रीज हो गया है, ओके। क्योंकि पहले तो बैंक और टेलीकम्युनिकेशन दो अलग अलग चीजें हुआ करती थी मुकम्मल तौर पे। तो यू कैन सी कि राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मर्जर ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब वो यहाँ पे उसने आपसे कहा कि 690 मिलियन पीपल इन 91 कंट्रीज यूज डीएफएस अकाउंट्स, ठीक है। 690 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है 91 कंट्रीज में। तो वो सिंपली ये कह रहे हैं कि आपको इसमें चाहिए क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, कि अगर आपने इजी पैसा ट्रांसफर किया तो दूसरे बंदे को एक टेक्स्ट मैसेज ही रिसीव होता है ना, तो उस टेक्स्ट मैसेज की बेसिस पे वो जाके क्लेम कर सकता है कि जी आई नीड टू बी पेड दिस काइंड ऑफ मनी। वो साथ में अपना आईडी कार्ड लेके जाएगा और जो उसको मैसेज मिला होगा वो मैसेज ले जाके आपको दिखा देगा। ये थोड़ी सी उसने एब्रीविएशंस यहाँ पे दी हुई हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रेलिवेंट एब्रीविएशंस जो हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है within financial industry, for instance, user experience, UX, value added services, VAS,
वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। तो नेचुरली अगर आप इस किस्म की सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज फॉर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, DFS वगैरह, राइट? कोई क्वेश्चन है तो बताइए, क्योंकि आई थिंक के आपको यहाँ पे उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया फाइनेंशियल इंक्लूजन का। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिन लोगों के फॉर इंस्टेंस अकाउंट्स नहीं थे उनको भी डिजिटल फाइनेंस में इंक्लूड कर लिया गया, राइट? सो विच मीन्स के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन एन इकोनॉमी विल इंक्रीज, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ ऑल दोज पीपल जो कि बैंक अकाउंट्स जिनके नहीं थे लेकिन इजी पैसा ट्रांसफर में उनको इंक्लूड कर लिया गया, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल फोन्स या नेशनल ID कार्ड्स वगैरह। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आपको सेल फोन ही चाहिए फॉर ट्रांसफर। सो इंक्लूजन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड एक्चुअली इंक्रीज्ड इन दिस काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, यहाँ पे आपको वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि 515 million adults opened new accounts in the last 3 years। तो ये वर्ल्ड बैंक के हवाले से वो बात कर रहा है कि अडल्ट्स ने अकाउंट खोले, लेकिन बेशुमार ऐसे भी थे जिन्होंने नहीं खोले। ठीक है, तो जो नॉन बैंक्स वाले लोग हैं they are also needing जब आप इजी पैसा से ट्रांसफर कर रहे हैं तो यू आर कन्वर्टिंग योर फंड्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी ई मनी में ट्रांसफर कर दिया। और फिर डिजिटल फंड्स DFS यानी डिजिटल फंड सिस्टम जो है उसके थ्रू ट्रांसफर हुआ। तो वो DFS को भी एक किस्म का इकोसिस्टम ही कह रहा है कि DFS इकोसिस्टम के तौर पे क्रिएट कर दिया गया जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वर मेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगेन दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, राइट? और DFS को वो सिंपली ये कह रहा है कि ये लो कॉस्ट ट्रांजैक्शंस थी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि DFS जो है डिजिटल फाइनेंस इज चीपर क्योंकि काफी सारी जो हैं सर्विसेज जो हैं वो आप खुद भी काम अपने अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप खुद ही कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा कि 1.7 बिलियन adults do not have a formal account, 1 billion of them have a mobile phone। ठीक है, 1.7 बिलियन के पास तो अकाउंट है ही नहीं, और जिनके पास अकाउंट नहीं है उनमें से वो कह रहा है कि अकाउंट नहीं भी है तो दे स्टिल हैव द सेल फोन। सो जिन लोगों के पास अकाउंट्स नहीं है लेकिन सेल फोन्स हैं तो इसलिए उनको डिजिटल फाइनेंस में उनको इंक्लूड किया जा सकता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके घर की मेड होगी, राइट? कि आपकी मेड के पास सेल फोन होगा या आपके ड्राइवर के पास सेल फोन होगा, चाहे उसका बैंक अकाउंट हो या ना हो। तो फॉर इंस्टेंस मेरे पास जो घर में मेड रही हैं ओवर पास्ट फॉर इंस्टेंस 10 years, आई नो कि उन 4-5 डिफरेंट मेड्स जो रही उनमें से किसी का बैंक अकाउंट नहीं था, बट ऑल ऑफ देम हैड सेल फोन्स। तो जिसका मतलब ये है कि सेल फोन के थ्रू उनकी इजी पैसा ट्रांजैक्शन हो सकती थी या किसी और किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकती थी, राइट? आप एग्री करते हैं इससे कि नहीं एग्री करते हैं? यस, नो? जी मंजूर हुसैन, डिस्कशन में यहीं पे आप एग्री कर रहे हैं कि आपकी मोबाइल का आपकी मेड अगर घर में कोई है तो उसका बैंक अकाउंट नहीं होगा लेकिन उसके पास शायद सेल फोन होगा जिससे इजी पैसा ट्रांसफर पॉसिबल है। यस मैम, ट्रू। ठीक है, तो वो सिंपली यही कह रहे था कि 1.7 बिलियन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन उनमें से 1 बिलियन के पास गालबन सेल फोन्स हैं।
तो वो सिंपली ये कह रहा था कि उनको फिर डिजिटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो प्रोसेसेस हैं उसमें वो एंगेज हो जाते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं. Assalamu alaikum everyone. My name is Manzoor Sen and I am presenting today a presentation which is about Champa Chambeli. Champa Chambeli is a cheerful take against the ongoing Indo-Pak antagonism. Moreover, it follows the tale of two miserable sentimental people from over the border who, looking for adoration, wind up running into each other for all intents and purposes. As they structure another companionship, the pair leave on an online mission to revive the withering kinship between two countries through. This is a story actually about two person, one from Pakistan, another from India. They both were using fake identities. The Pakistan person from Pakistan was actually pretending as a girl, but he was not actually he was not actually a girl. He was actually a young man. And the other person, which was pretending as a young man, he was actually an old man. In past, our grandfather don't use social digital platform, for example, Insta, YouTube, Facebook, or any other social media. Communicated because they don't even communicated because telephone were expensive. Pak India changed because of their social relation and religious purposes. They are connected because of social media. Pakistani Indians are using digital platform to connect with each other. Same in this movie, Champa and Chambeli are using digital platform. They are connected through it, and with the help of it, they both launch YouTube successfully. And they actually want to help each other because the person from India wants to travel the world and other wants to pay expensive of household and etc. Despite the feud between them and their countries, they continue to maintain their friendship and do not let their channel and the public affect the bond they have. Public don't care if the content a person is making is intended to bring people and nations together. Fake digital identities can misguide people and should not be used. However, in this story, it turns out to be an impassable friendship. So ma'am, that's a video which we should start from 18 to 1840. Because India animosity is the past relation between India and Pakistan have been perplexing and to great extent threatening because of various historical and political occasions. Relation between two states have been characterized by a violent partition of British India in 1947, which began the Kashmir struggle and the various military clashes battled between the two countries. They both have been enemies of each other, and they both fought many battles like 1947, 1948, and 1965, and 1971, which was actually a Kargil. For example, Amjad Kasab war against India, Mumbai attack, they physically attack strongly against each other. In present, still the relation between India and Pakistan are very bad. They are enemies of either, which we all know. If we relate it to movie Champa and Chambeli, in movie tries to make relation better between India and Pakistan through the movie. So ma'am, that's it. Thank you ma'am. इस वक्त प्रॉब्लम ये हुई है कि चंपा एंड चंबेली की मैंने आपकी प्रेजेंटेशन तो देख ली है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन में रेपिटेशन है ऑफ थिंग्स दैट अदर्स हैव सेड. तो व्हाट इज न्यू अबाउट योर्स? कोई ऐसी बात कहें जो हमने पहले ना सुनी हो. मैम इस तरह तो मतलब सभी बात कर चुके हैं इसके बारे में. मेरा नहीं ख्याल कुछ नया होगा. नहीं, क्योंकि डेफिनेटली देखें, जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं या जब हम असाइनमेंट करते हैं तो हमारी, आप ये याद रखिएगा कि अगर आपके एग्जाम में सिमिलैरिटी होगी विद अनदर एग्जाम तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि दोनों लोगों को नहीं मिलेंगे मार्क्स. तो चंपा एंड चंबेली को भी लेके
इट वाज पॉसिबल कि लोग जो हैं वो बिल्कुल नए डिफरेंट पेपर्स लिखें, क्योंकि ये तो ठीक है कि अगर आप ये कोट कर रहे हैं कि दोनों ने एक चैनल स्टार्ट किया और वो चैनल सक्सेसफुल हो गया, इस हद तक तो ठीक है कि मोर पीपल कुड बी राइटिंग अबाउट सेम थिंग, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि वो जब अपनी आर्ग्यूमेंट को लिटरेचर से सपोर्ट करते तो उनका लिटरेचर एक जैसा होता, राइट? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत पुरानी हैं, और दोनों कैरेक्टर्स बड़ा क्लियरली ये बात कहते हैं कि वो जब तक तो एक दूसरे से के बारे में अच्छी बात कर रहे होते हैं तो उनका चैनल सक्सेसफुल नहीं होता, और जिस वक्त जो है वो एक दूसरे के बारे में बड़ा स्ट्रांगली नेगेटिवली बात करते हैं, कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की बात हो तो मुंह से बारूद की बू तो आनी चाहिए। अब आपने जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें आपने कहा कि जी 18 मिनट्स टू 1840, हालांकि आपको वो तो क्लिप आपने दिखाया ही नहीं हमें, तो जो क्लिप आपने हमें नहीं दिखाया उसका जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी, और एज चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव था थ्योरी क्रिएशन, तो आपको उस क्लिप को का टाइम बताने का तो कोई फायदा नहीं है ना, यू हैड टू डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर सीन। तो 18 मिनट्स टू 1840 मिनट्स पे क्या चीज हुई थी जो आपने वहां पे मेंशन किया बट यू डिड नॉट शो इट टू अस, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? मैम वो वीडियो थी जिसमें वो दोनों एक दूसरे के सामने आए थे। एक दूसरे के सामने आए थे तो फिर क्या हुआ था? हाउ डू वी नो? आपको यू हैव टू डिस्क्राइब इट कि क्या हुआ था। मैम जिसमें वो सिनेरियो बनता है कि वो जो पाकिस्तानी होता है ना, तो वो क्या नाम है, असद नईम, वो ये देखता है कि मतलब वो पैर दिखाता है पहले लड़की बन के, तो वो फिर वो जो वो सामने अरविंद बैठा होता है उसको भी पता लगता है कि वो मतलब जिसको लड़की समझ रहा था वो असल में एक लड़का था। ऑल राइट, तो आपने ये जो डिस्क्रिप्शन दी है उसको किसी जेंडर थ्योरी से ही लिंक कर दें। जेंडर थ्योरी से लिंक कर दें, फेक आइडेंटिटी की थ्योरी से लिंक कर दें। यस मैम, फेक आइडेंटिटी। बताइए, किसी ऑथर का नाम बताएं, किसी ऐसे ऑथर जिसने, जी जी बिल्कुल, जिस ऑथर ने फेक आइडेंटिटीज के ऊपर या डिजिटल क्राइम के ऊपर या इन चीजों के ऊपर लिखा हो। आपको थ्योरेटिकल कनेक्शन बताना पड़ेगा ना, थ्योरेटिकल कनेक्शन कैसे प्रूव करेंगे? और जैसे ही आप थ्योरेटिकली उसको डिस्कस करेंगे तो आपका पेपर बाकियों के पेपर से फर्क हो जाएगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आपने फाइनल एग्जाम भी करना है, और आपको मैं क्लियरली बता रही हूँ कि आपका एग्जाम और किसी और स्टूडेंट के एग्जाम में कोई सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, और ना आप लोगों को सिमिलर चीजें लिखनी चाहिए। एक जैसा इंसिडेंट भी अगर डिस्कशन में आ रहा हो तो उसकी डिस्कशन से डिफरेंट पहलू निकलते हैं। फेक आइडेंटिटी, जेंडर स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन, और फिर मेल का यूज करना, men actually talking to each other but wanting to seeing women on the other side, ये इसको आप क्रिटिकली तो डिस्कस कर सकते हैं ना कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि what kind of culture we have right now where people are seeking women on the other side, जबकि इस केस में they were both men। तो आपको एक्चुअली क्रिटिकली चीजों को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, और अदरवाइज जो है मेल का जेंडर इंटरेस्ट जो है उसको आप कर सकते हैं, और फिर इंडिया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफी सारे सिनेरियोज चलते रहे हैं पास्ट में, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बस आप अपने फाइनल में जरा ख्याल रखिएगा कि आप उसको जरा केयरफुली कर लें। ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर बीइंग अराउंड। हमारा मोर और लेस काम खत्म हो गया है। छोटी छोटी इसी तरह की एक दो डिस्कशंस रहती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जो आपको फाइनल में मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर उनके अलावा अगर इनमें नई टॉपिक्स में आपकी इंटरेस्ट हो तो यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन वन ऑफ द न्यू टॉपिक्स फॉर द फाइनल एज वेल। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।